नमस्कार बच्चों। 10वीं क्लास के सामाजिक के विद्यार्थियों के लिए, जो सामाजिक के विद्यार्थी हैं, 10वीं क्लास में हमने हिस्ट्री के यानी इतिहास के 5 पाठ कंप्लीट कर लिए हैं। और इसके पाँचों पाठों के हमने जो छोटे प्रश्न बनते थे, कम से कम ये लगभग 45 क्वेश्चन बनते छोटे हमारे, वो भी हमने कवर कर लिए थे। और आज हम करने जा रहे हैं, ये 15 के लगभग हमारे क्वेश्चन बनेंगे जो 3 अंक में परीक्षा में पूछे जाते हैं। पाँचों पाठों में से हैं, कोई एक पाठ से नहीं है, पांचों पाठों से ये प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न हैं इनकी हम 1-2 वीडियो बनाएंगे। 15 के लगभग प्रश्न बनते हैं हमारे ये। तो ये सभी प्रश्न लगभग परीक्षा में पूछे जाते हैं, लगभग हर किसी न किसी कोड में इनको पूछ लिया जाता है। तो ये प्रश्न हैं, इनको आप कर लेना। अगर आपने 45 छोटे क्वेश्चन करवा दिए, 15 के लगभग ये क्वेश्चन करवाएंगे। और भी आगे क्वेश्चन बनते हैं हमारे हिस्ट्री के, जितने भी हिस्ट्री क्वेश्चन बनेंगे जो मेन प्रश्न हैं उनको हम लेकर आए हैं। तो ज़रूरी है इनको या अच्छी तरह अपनी कॉपी में लिख लेना और याद भी कर लेना। अगर आपने इनको प्रश्नों को अभ्यास में इंक्लूड कर लिया है, अभ्यास में इन प्रश्नों को लिख लिया है, तो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है जो परीक्षा में 3 अंक में पूछे जाते हैं। पहला है, फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए। फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी जो क्रांतिकारी थे, हमारे फ्रांसीसी क्रांतिकारी, उनने क्या कदम उठाए। तो क्या कदम उठाए थे, उनके बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए क्रांतिकारियों ने क्या क्या कदम उठाए, देखिएगा। पहला कदम उन्होंने पितृभूमि और उनके तो पितृभूमि और जैसे पितृभूमि के जो विचार थे, जैसे विचारों को एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बदल दिया। उन्होंने पितृभूमि, जिसकी माँ बाप पिता की जो भूमि है, जो संपत्ति है, उस पर उसी का अधिकार रहेगा, इस पर उन्होंने बल दिया। ठीक है। अगला दूसरा टॉपिक है, पहले के राष्ट्रीय ध्वज के स्थान पर नया झंडा तिरंगा चुना गया। जो पहले का राष्ट्रीय ध्वज था उसके स्थान पर एक क्या झंडा, एक नया राष्ट्रीय ध्वज, एक तिरंगा, 3 रंगों वाला झंडा है, वो चुन लिया गया था। तीसरा टॉपिक था इसका, स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा। अब स्टेट जनरल का जो चुनाव होता था, उसकी जो प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया में क्या था, अब जो सक्रिय नागरिक थे, राजनीति के जो सक्रिय नागरिक थे, समुदाय के जो सक्रिय नागरिक थे, उसके समूह द्वारा उसका चुनाव है वो किया जाने लग गया। अगला टॉपिक है, एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसमें अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून होंगे। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की, जो जहाँ पर रहता है, जिस जगह पर जो रहता है, जिस भूभाग पर वो रहता है, उसमें रहने वालों के सभी के लिए समान कानून है वो रहेगा। 5वां है, क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और पेरिस में फ्रेंच बोली प्रचलित थी, वहीं राष्ट्रीय भाषा बना दी गई। अब क्षेत्रीय भाषा जो बोलियां थी, उनको हतोत्साहित किया गया, उनको भी सहारा मिल गया। अब जो पेरिस था, पेरिस में कौन सी भाषा बोली जाती थी, फ्रेंच भाषा बोली जाती थी, और वहीं उस राष्ट्रभाषा बना दी। अब देश की एक भाषा होगी, वो फ्रेंच भाषा होगी, और जो स्थानीय बोलियाँ हैं उनको भी बल दिया था, भाई अपने क्षेत्र में रहें, जो बोली है आप बोल सकते हैं। ये था हमारा फ्रांसीसी लोगों को सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए। पितृभूमि पर अधिकार स्थापित कर दिया, जो जिसकी भूमि है उसकी रहेगी। राष्ट्रीय ध्वज को बदल करके तिरंगा का रूप दे दिया। स्टेट जनरल का चुनाव था वो सक्रिय नागरिकों द्वारा होने लगा। एक ऐसी कानून व्यवस्था बना दी कि जो जहाँ पर रहता है वहाँ पर रहने वाले सभी नागरिकों का एक समान कानून होगा। और क्षेत्रीय बोलियों को भी बढ़ावा दिया गया, और पेरिस में बोले जाने वाली जो फ्रेंच भाषा थी उसको राष्ट्र की भाषा घोषित कर दी गई थी। ये थे हमारे फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए। सेकंड हमारा है, बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा।
बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा। तो क्यों पनपा इसके बारे में पढ़ेंगे हम। जो बाल्कन प्रदेश कौन कौन से थे ये देखेंगे पहले। तो बाल्कन देशों में आधुनिक रोमिया कौन कौन से देश आते थे। आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, यूनान, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और मार्टिनिग्रो शामिल थे। ये कौन से बाल्कन प्रदेश थे। और इन क्षेत्रों में जो रहने वाले जो लोग थे, निवासी थे, उनको क्या बोलते थे, स्लाव बोलते थे। क्या बोलते थे उनको, स्लाव भी बोलते थे। तो बाल्कन जो प्रदेश थे, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, यूनान, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मार्टिनिग्रो, ये जो क्षेत्र थे, इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को स्लाव भी बोलते थे। अब यहाँ पर राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा। तो बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के अधीन था। किसके अधीन था, ऑटोमन साम्राज्य के अधीन था। आपने जो बुक पढ़ी होगी तो उसमें अंदर ऑटोमन साम्राज्य का एक मानचित्र दिया गया होगा, भी कहाँ कहाँ पर ऑटोमन साम्राज्य स्थापित था। तो बाल्कन क्षेत्र में रोमानी राष्ट्रवाद के विचारों के फैलने और ऑटोमन साम्राज्य के विघटन से स्थिति काफ़ी विस्फोटक हो गई थी। तो बाल्कन प्रदेश के अंदर रोमानी राष्ट्रवाद, तो रोमानी जो लोग थे उनके राष्ट्रवाद के विचारों को फैलने से, ऑटोमन साम्राज्य का विघटन से और भी स्थिति क्या हो गई थी, विस्फोटक हो गई थी। वहाँ पर राष्ट्रवाद की जो भावना है वो रोमानी कलाकारों द्वारा, रोमानी राष्ट्रवादी द्वारा और ज़्यादा बढ़ा दी गई। अगला है तीसरा टॉपिक इसका, 19वीं सदी में ऑटोमन साम्राज्य ने आधुनिकीकरण और आंतरिक सुधारों के द्वारा मजबूत बनाना चाहा था। ये 19वीं शताब्दी में ऑटोमन साम्राज्य ने अपने आप को क्या आधुनिकीकरण किया, अपने आप का आधुनिकीकरण किया और आंतरिक सुधार, जो अंदर के जो सुधार थे उनको मजबूत बनाना चाहा। किंतु इसमें इसे बहुत कम कामयाबी मिली, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिल पाई। एक के बाद एक उसके अधीन यूरोपीय राष्ट्रीयता उसकी कब्जे से निकलकर स्वतंत्रता की घोषणा करने लगी। जो भी देश ऑटोमन साम्राज्य के अधीन थे वो धीरे धीरे अपने आप को स्वतंत्र करने लगे, तो वो कमज़ोर होने लगा था। ऑटोमन साम्राज्य क्या होता, कमज़ोर होने लगा था। अगला है, बाल्कन लोगों ने आज़ादी या राजनीतिक अधिकारों के अपने दावों को राष्ट्रीयता के आधार पर दिया। उन्होंने इतिहास का प्रयोग ये साबित करने के लिए किया कि वे कभी स्वतंत्र थे, किंतु तत्पश्चात विदेशी शक्ति उन्हें गुलाम बना लिया था। तो बाल्कन लोगों ने आज़ादी, अपने जो लोगों को आज़ादी या राजनीतिक अधिकार, आज़ादी और राजनीतिक अधिकार के अपने दावों को राष्ट्रीयता का आधार दिया और उन्होंने अपने आप में इतिहास का प्रयोग करके साबित भी किया कि हम सदियों से गुलाम नहीं थे, हम आज़ाद थे। हमारे अंदर कमियां रही, उन कमियों का फ़ायदा उठाते हुए जो विदेशी लोग थे, विदेशी शक्तियां थी, विदेशी ताकतें थी, उन्होंने हमें गुलाम बना लिया। इस प्रकार से बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव पनपा। तो ये था बाल्कन प्रदेश में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा। कर लेंगे। तो पहला क्या था, इसमें जो बाल्कन प्रदेश के अंदर जो देश आते हैं, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, यूनान, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मार्टिनिग्रो, इन देशों में रहने वाले जो लोग थे उनको स्लाव बोलते थे। एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के अधीन था और रोमानी राष्ट्रवाद के विचारों के फैलने से ऑटोमन साम्राज्य का विघटन हो गया और स्थिति काफ़ी विस्फोटक हो गई थी। और 19वीं शताब्दी में ऑटोमन साम्राज्य के आधुनिकीकरण करना चाहा, सुधार करने चाहे, लेकिन वह असफल रहा, कामयाबी नहीं मिली, जिसके कारण बहुत से यूरोपीय देश उसके शिकंजे से निकल करके अपने आप को स्वतंत्र या आज़ाद कर लिया। और बाल्कन प्रदेशों के लोगों ने अपने आप को आज़ादी दिलाने के लिए अपने इतिहास का प्रयोग किया। उन्होंने अपने आप को कि गाँव देश के लोगों को समझाया, बताया कि हम सदियों से गुलाम नहीं थे, हमारे अंदर की फूट से, हमारे अंदर के विचारों से विदेशी ताकतों ने आकर हमें गुलाम बना लिया। हमारी आपसी फूट से जो विदेशी लोगों ने फ़ायदा उठाया और हमको गुलाम बना लिया था, जिसे देश के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना है वो पनपी थी। था बाल्कन प्रदेश। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है 3 का, जलियांवाला हत्याकांड का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। जलियांवाला हत्याकांड के बारे में जानते हैं। तो जलियांवाला हत्याकांड का 1919 ईस्वी में अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक भयंकर हत्याकांड हुआ था
वास्तव में अंग्रेज सरकार ने 1919 में के जिस सुधारों की घोषणा की थी, उनके परिणाम स्वरूप जनता में बड़ा असंतोष फैला था। 1919 में ये घटना हुई थी और क्या था, अंग्रेज़ों ने 1919 में एक सुधारों की घोषणा की थी, लेकिन उनके परिणाम स्वरूप जनता में काफ़ी असंतोष फैल गया था और सरकार ने लोगों को दमन करने के लिए रोल्ट एक्ट पास किया था। क्या क्या था? रोल्ट एक्ट। और इस एक्ट के सारे भारत में विरोध किया गया, पूरे भारत में इस एक्ट का विरोध किया गया था, जिसे काला कानून भी कहा गया था। अंग्रेज सरकार ने कुछ भारतीय नेताओं को पकड़ लिया, जिससे लोग और भड़क उठे थे। वे अपना विरोध प्रकट करने के लिए जलियांवाला के अंदर इकट्ठे हो गए और इसी बीच जनरल डायर ने अपने सैनिकों को निहत्थे लोगों पर गोली चलाने के आदेश दे दिए और इस हत्याकांड में क्या हुआ, सैकड़ों स्त्री पुरुष और बच्चे मारे गए। तो ये जलियांवाला हत्याकांड था भाई। ठीक है, जलियांवाला हत्याकांड क्या था? अमृतसर के अंदर 1919 के अंदर एक भयंकर हत्याकांड हुआ था और इसमें बहुत से बच्चे स्त्री पुरुष है वो मारे गए थे। इसको नाम दिया गया था जलियांवाला हत्याकांड। तो ये क्या क्यों हुआ? क्योंकि ये रोल्ट एक्ट पास किया था अंग्रेज़ों ने और भारतीय लोग उसका विरोध कर रहे थे। ये रोल्ट एक्ट क्या था? रोल्ट एक्ट था कि किसी भारतीय को संदेह के आधार पर, शक के आधार पर या बिना बताए उस पर मुकदमा करा लिया जाता था, उसको जेल में डाल दिया जाता था। और इस एक्ट के माध्यम से बहुत से भारतीय जो नेता थे उनको जेल में भी डाल दिया गया था, पकड़ लिया गया था, नज़रबंद कर लिया गया था और भारत के लोग इसे नाखुश थे। उन्होंने इसका विरोध करना चाहा। बहुत से लोगों ने इकट्ठा होकर के जलियांवाला बाग के अंदर, पंजाब के अंदर अमृतसर के जलियांवाला बाग उसके अंदर इकट्ठे हुए। तो इसी बीच जनरल डायर ने क्या किया, अपने सैनिकों को आदेश दे दिया कि उन पर गोली चला दी जाए और वहाँ पर उस बाग के अंदर जितने भी लोग थे उन पर गोली चलाई गई। उसमें बहुत से बच्चे, स्त्री पुरुष हैं वो मारे गए थे। वो था जलियांवाला हत्याकांड। तो अगला क्वेश्चन हमारा बनता है क्वेश्चन नंबर 4, साइमन कमीशन भारत क्यों आया? भारत में इसका विरोध क्यों हुआ? तो साइमन कमीशन भारत में क्यों आया था? तो साइमन कमीशन आया था 1927 ईस्वी में। इंग्लैंड की सरकार ने क्या किया था, एक कमीशन नियुक्त किया और इस कमीशन के अंदर 7 सदस्य थे। 1927 में अंग्रेजी सरकार ने या इंग्लैंड सरकार ने कमीशन नियुक्त किया था और इस कमीशन के अंदर कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन। कौन थे? सर जॉन साइमन थे। इसलिए इस कमीशन को साइमन कमीशन भी कहा जाता है। तो 1927 में अंग्रेजी सरकार ने 7 सदस्यों का कमीशन नियुक्त किया और इसके अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन और इसलिए इस कमीशन को साइमन कमीशन भी कहा जाता था। यह कमीशन 1928 में भारत पहुंचा। कब पहुंचा भारत? 1928 में। और इसका जो उद्देश्य था वो क्या था? 1919 में जो सुधार अंग्रेजी सरकार ने पास किए थे, हम सुधार कर रहे हैं भारत के अंदर, उन सुधारों का मूल्यांकन करना, उन सुधारों को जांच करना भी अंग्रेजी सरकार है वो किस प्रकार का भारत के अंदर सुधार कर रही है और उस सुधार का मूल्यांकन करने के लिए यह कमीशन है भारत भेजा गया था। इस कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। इस कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। इसी कारण भारत में इसका स्थान पर काले झंडे दिखा करके विरोध किया गया। तो कमीशन के अंदर 7 सदस्य थे, 7 के 7 अंग्रेज अधिकारी थे, कोई भी भारतीय नहीं था। इस कारण से भारत के लोगों ने इसको काले झंडे दिखाए और साइमन कमीशन भारत से वापस जाओ के नारे लगाने शुरू कर दिए। साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए। जनता के इस शांत प्रदर्शन को सरकार ने बड़ी निर्दयतापूर्वक दबाया। जनता शांत प्रदर्शन कर रही थी, इसी प्रकार का शोर शराबा बना था, खाली साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था और सरकार ने इस शांत प्रदर्शन को बड़ी निर्दयतापूर्वक वो इस विरोध को दबाना चाहा। लाहौर में इस कमीशन का विरोध करने के कारण लाला लाजपत राय पर लाठियाँ बरसाई गई और लाहौर के अंदर इस साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय जी की अगुवाई में इसका विरोध हो रहा था और पुलिस जो अंग्रेज अधिकारियों ने क्या किया, इस पर लाठियाँ बरसाई गई और जब तक लाठियाँ बरसाई गई तब तक वह मर न गए। जिसमें सही और वहीं पर लाला लाजपत राय जी शहीद हो गए और देश के सभी राजनीतिक दलों ने सरकार की इस नीति की कड़ी निंदा भी की।
ये था हमारा साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन 1927 में बना था। 7 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे और इसी कारण से इसका नाम रखा गया था साइमन कमीशन। भारत के अंदर आया 1928 में। किस लिए आया था? 1919 में जो सुधार हुए थे उस सुधारों का मूल्यांकन करने के लिए आया था। भारत के लोगों ने इसका विरोध किया। साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए। क्यों लगाए? क्योंकि इसके अंदर एक भारतीय सदस्य नहीं था। भारतीय के मन में था कि इस अंग्रेज अधिकारी हैं अच्छी प्रकार से भारत में जो कमियां हैं उनका मूल्यांकन नहीं करेंगे, उनको नहीं देखेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना के मुख्य कारण और उद्देश्य क्या थे? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई देखिएगा और के उद्देश्य क्या थे। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 30 दिसंबर 1906 को। 30 दिसंबर 1906 को कहाँ पर हुई थी? ढाका के अंदर। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 30 दिसंबर 1906 को ढाका में। आगा खां और नवाब सलीमुल्लाह इसके नेता थे। कौन थे? आगा खां और नवाब सलीमुल्लाह इसके प्रमुख नेता थे। तो कारण क्या रहे देखिए, मुसलमान अंग्रेज़ों को हिंदू संस्था मानते थे। जब मुसलमान क्या थे, मुसलमान कांग्रेस थी उसको क्या मानते थे? हिंदू संस्था मानते थे। जो कांग्रेस थी इसको मुस्लिम जो लोग थे वो क्या मानते थे? हिंदू संस्था मानते थे। इसलिए वे अपने हितों की रक्षा के लिए एक अलग संस्था बनाना चाहते थे। अपने हितों की रक्षा के लिए वह कांग्रेस के साथ मिलकर काम नहीं करना चाहते थे, वह अलग संस्था बनाना चाहते थे। दूसरी बात, मुस्लिम लीग की स्थापना के पीछे अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति थी। और दूसरी बात क्या थी? अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति थी, जिन्होंने मुसलमानों और हिंदुओं से अलग किया था, अपने आप आपस में उनमें फूट डलवाई। ये 2 कारण थे। उद्देश्य क्या थे इसके? भारतीय मुसलमानों की हितों की रक्षा करना, भारतीय मुसलमानों को कांग्रेस से प्रभाव से मुक्त करना, भारतीय जो मुसलमान हैं उनको कांग्रेस के प्रभाव से मुक्त करना था। निर्वाचन, मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की स्थापना करना और मुसलमानों के लिए अलग राज्य की मांग करना, ये थे इसके उद्देश्य थे। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 23 दिसंबर 1906 ढाका के अंदर, और आगा खां और नवाब सलीमुल्लाह इसके प्रमुख नेता रहे हैं। इसके कारण थे, जो मुसलमान थे वो कांग्रेस को हिंदू संस्था मानते थे, इसलिए अपने हितों की रक्षा के लिए उन्होंने एक अलग संस्था बनाने का कार्य किया। और दूसरी बात थी इसके अंदर मुसलमानों की फूट डाल और राज करो की नीति, जिन्होंने मुसलमान और हिंदुओं में फूट डाल करके आपस में उनको अलग कर दिया था। इसका उद्देश्य था मुसलमानों अपने हितों की रक्षा करना, मुसलमानों को कांग्रेस के प्रभाव से मुक्त करना और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की स्थापना करना और अलग राज्य की मांग करना था। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो ये हमारे 5 ही क्वेश्चन करेंगे आज हम। तो हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन हमारे कर दिए हैं और 10 क्वेश्चन और रहते हैं हमारे, 10 या 9 क्वेश्चन और रहते हैं। इनको अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को नमस्कार।